नमस्कार, मेरा नाम मोहन है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। जो भी इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। कितनी बार आपने सुना कि किसी का अपहरण हुआ और उसकी फिर हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद फिर फिरौती की मांग करी गई। इस तरह का वाक़या आपको बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि यदि आप इस तरह का वाक़या कहीं सुनते हैं या देखते हैं तो आपके मन में यही सवाल उठता है कि शायद ये जो अपहरण करता है, जो किडनैपर है, ये इस क्राइम की दुनिया में नया है, या एक कोई कहें कि घाघ अपराधी नहीं है। नॉर्मली क्योंकि होता ऐसा है कि किसी का अपहरण किया जाता है, फिर फ़ोन कॉल किया जाता है, और फ़ोन कॉल के द्वारा फिरौती मांगी जाती है। फिरौती मिलने और ना मिलने की सूरत में, दोनों ही सूरत में आप देखेंगे 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जिसको अपहरण किया जाता है उसकी हत्या कर दी जाती है। ये इसलिए भी किया जाता है ताकि जो अपहरण करता है उनकी पहचान छुपी रहे। हालांकि इस बात से वो अनभिज्ञ होते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, किसी न किसी तरीके से कानून उन लोगों तक पहुंच ही जाता है। और आज के दौर में अगर ऐसा कहें कि आजकल तो कानून और जो इस तरह के अपराधी होते हैं इनकी सांठ-गांठ होती है, और इस तरह का जो कृत्य करते हैं इसमें नॉर्मली आप देखेंगे उनके जान पहचान के या पड़ोस के, आस पड़ोस के लोग ही होते हैं जो किडनैपिंग और फिरौती जैसे मामले को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनको अपहरण करने वाले की सारी जानकारी दुरुस्त तरीके से पता होती है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके पास क्या बैंक बैलेंस है, उसके पास क्या उसकी ऐश की उसके क्या ठाट हैं। तो उस आधार पे उसका किडनैप किया जाता है। इस बार भी पहले अपहरण किया गया, फिर हत्या कर दी गई, और उसके बाद फिरौती की मांग की गई। बात हो रही है यूपी की। यूपी के किस गांव की, वो आप इस वीडियो में देखें। ये इंसान बता रहा है उस जगह का नाम चीख चीख कर। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। जी हाँ, इस बार भी जो किडनैपिंग हुई है वो हुई है आपके यूपी के कानपुर के बर्रा गांव से। हमने देखा कानपुर का जो दुर्दांत अपराधी था विकास दुबे, किस प्रकार उसकी पुलिस के साथ सांठगांठ थी, किस प्रकार अपने वो कार्यों को अंजाम देता था। और हम ये नहीं कहेंगे कि इस तरह के जो अपराध होते हैं ये मिली भगत के द्वारा होते हैं, सांठगांठ के द्वारा होते हैं। इसमें कुछ चंद पुलिस वाले या कुछ चंद अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपना ज़मीर बेच चुके होते हैं, और उन चंद अधिकारियों के चक्कर में बहुत से निर्दोष और ईमानदार पुलिस वाले भी अपनी जान गंवाते हैं। वो अपनी जान की कीमत गंवाते हैं इन चंद गद्दारों के चक्कर में। यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मीडिया इस तरीके से प्रस्तुत करती है जैसे वहाँ राम राज्य चल रहा हो। अब यहाँ पे राम राज्य से मेरा मतलब है कि व्यवस्थित चीज़ें होना, यानी जो वहाँ की व्यवस्था है वो व्यवस्थित होना, लॉ एंड ऑर्डर जो सब चीज़ है वहाँ एक तरीके से व्यवस्थित होना। हालांकि जो आज का जो हम जो रोज़ समाचारों में देखते हैं, यूपी के कोई ना कोई ऐसा ज़िला, कोई ना कोई ऐसा शहर या गांव होता है जहां की खबर न्यूज़ में ना आती हो। तो ये मामला भी बर्रा गांव का है। भाजपा की सरकार है वहां पर, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। मीडिया का महिमा मंडन करना एक तरीके से उनकी मजबूरी है, क्योंकि इसी तरीके से अगर वो महिमा मंडन नहीं करते हैं तो उनके चैनल बंद कर दिए जाते हैं। और इसके बावजूद भी यदि कोई एंकर इस चीज़ को करता है तो उनका हाल अभिसार शर्मा या प्रसून वाजपेयी जैसा होता है। और यदि आप महिमा मंडन में, सरकार की महिमा मंडन में एक अलग ही मुकाम हासिल करते हैं तो आपको हो सकता है कि वाई या जेड सिक्योरिटी मिल जाए सुधीर चौधरी की तरह। ह्यूमन राइट्स का जो डेटा है वो बताता है कि यूपी के अंदर हत्या, बलात्कार, फिरौती, कस्टडियल डेथ्स हैं, और आपका जो एनकाउंटर्स है, जाति सांप्रदायिक दंगे जो हैं
सबसे ज़्यादा हुए हैं। इन 3 सालों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हुई है वो हुए हैं फेक एनकाउंटर्स। नागरिक की सुरक्षा की यदि बात हो तो खुद होम मिनिस्टर की रिपोर्ट में यूपी को फेल बताया गया है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के मामले में। 195 सांप्रदायिक मामले अकेले 2017 के हैं। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। देश के 1530 में से 365 अकेले यूपी के हैं जिसमें कस्टोडियल डेथ बताई गई है। ये आपकी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है। लीपापोती होती है। वरिष्ठ और अधिकारी, जो वरिष्ठ पुलिस वाले होते हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उनके ट्रांसफ़र का ड्रामा होता रहता है। उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उसका तबादला कर दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया है। वैसे पुलिस की जो संदिग्धता है उस पर भी सवाल उठाया जाता है जब से विकास दुबे जैसा मामला लोगों के सामने आया है। किस प्रकार पुलिस वालों की लिप्तता के कारण इतना बड़ा जो वहाँ पे हादसा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो कानपुर की बात कर रहे हैं। लगभग 1 महीने पहले की बात है। 20 जून 2020 की बात है। कानपुर का बर्रा गांव, संजीत यादव जो एक व्यक्ति है, गांव के पास ही लैब में एक लैब टेक्नीशियन है, अच्छा खासा घर है, माता पिता इकलौता वारिस है अपने घर का, एक बहन है। रोज़ की तरह 22 जून की शाम को अपना लैब बंद करता है करीब 8 बजे और घर की तरफ निकलता है अपनी मोटर बाइक से। पहुंचना घर होता है। नॉर्मली उसको घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है, यानी कि मान के चलिए 9 बजे तकरीबन उसको अपने घर होना चाहिए। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है, 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। घर वाले वेट करते हैं, दोस्ती में यारी में फ़ोन करते हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं लगता। अगले दिन 23 जून 2020 को नज़दीकी पुलिस थाने में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखाई जाती है संजीत यादव के परिवार वालों द्वारा। फिर पुलिस जो है संजीत यादव के परिवार को किसी तरीके से समझा बुझा कर कि हम इस मामले में छानबीन करेंगे, जांच करेंगे, आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, ये कहकर समझा बुझा कर संजीत यादव के परिवार को वापस घर भेज देती है। लेकिन संजीत यादव की जो बहन थी वो रोज़ाना पुलिस के चक्कर लगाती है ये जानने के लिए कि जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक नहीं पहुँची है, इसमें क्या एक्शन पुलिस ले रही है। और रोज़ पुलिस वालों द्वारा यही होता है कि उसको आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है। लेकिन जो अब मामला उठ के यहाँ पर आया है 1 महीने बाद, वो इसी ओर इशारा करता है कि पुलिस ने इस पर जरा सी भी सतर्कता नहीं दिखाई, इस मामले में जरा सी भी सीरियसनेस नहीं दिखाई। यदि वो जरा सी सीरियसनेस दिखाती तो हो सकता था कि संजीत यादव अपनी जान नहीं गंवाता, या हो सकता था कि जो बाद में उनको पैसों का जो अपना सब कुछ बेच कर उनको पैसे इकट्ठा करना पड़ा या पैसा देना पड़ा, उतनी उस नौबत तक नहीं आती बात, यदि पुलिस यहाँ पर थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाती। इस बीच डेली यही मामला होता है। रुचि चाहती है कुछ पुलिस अधिकारियों से मिले जो आला अधिकारी हैं, और वहाँ भी उसको केवल मिलता है आश्वासन। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये उन अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के बाद की बात है, लेकिन मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ ताकि स्टोरी आपको पूरी समझ में आ सके। कहा जाता है कि इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कि 2 उसके लैब के कार्यकर्ता, यानी ये कहेंगे कर्मचारी ही थे, लैब के कर्मचारी थे, वो इसमें सम्मिलित थे। 22 जून को उसका अपहरण करके वो कानपुर में किसी एक किराए के मकान पर, जिसको उन्होंने पहले ही ले लिया था क्योंकि सारी जो ये अपहरण की जो साजिश थी वो पहले ही बना ली गई थी, ज्ञानेंद्र इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो ये इसको किडनैप करके कानपुर के उस किराए के मकान में रखते हैं।
कहा जाता है कि 26 तारीख की शाम को किसी तरह संजीत यादव को ज़रा सा मौका मिलता है भागने का और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसके बाद जब वो भागने की कोशिश करता है, भाग नहीं पाता है, धर दबोचा जाता है अपहरणकर्ताओं द्वारा और वो उसको वापस लेकर फिर वैसी मकान पर आते हैं। अब वो सोचते हैं कि शायद हमारी पोल खुल सकती है, ये कभी भी यहाँ से भाग सकता है। जब इसने इतनी हिम्मत दिखाई है तो आगे इस तरह का वो कदम कभी भी ले सकता है। तो 27 जून 2020 की सुबह वो उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं और पास ही की एक नदी, एक नहर, पांडु नहर में उसको बहा देते हैं। अब इसके बाद अपहरणकर्ता घबरा जाते हैं क्योंकि वो मर चुका था। अब उसके कुछ देर बाद ये संजीत यादव के घर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि उसका पुत्र जो है उनके कब्जे में है। यदि आपको अपना पुत्र सही सलामत चाहिए तो 30 लाख रुपए का आप इंतज़ाम करिए और उसको, अपने पुत्र को आकर ले जाइए। इसके बाद भी देखिए जो संजीत यादव है उनके परिवार का धैर्य देखिए, उनका पुलिस के प्रति विश्वास देखिए। ये पुलिस के पास दोबारा जाते हैं, पुलिस वाले जो एसएचओ हैं उनको सारी बातें बताते हैं कि इस तरीके से हमारे पास जो अपहरणकर्ता हैं उनका फ़ोन आया है और उनके द्वारा 30 लाख रुपए हमसे मांगे गए हैं। एसएचओ द्वारा पूछा जाता है कि आप इस जो रकम है इसको देने में सक्षम हैं। इस पर जो संजीत यादव हैं उनके परिवार के जो परिजन हैं उनका कहना होता है कि हमें हमारा बेटा चाहिए। पैसे तो ऐसी चीज़ है कि हम बाद में कमा लेंगे यदि हमारा बेटा सही सलामत घर आता है। इसके लिए हमें चाहे जितने जेवर, हमारा घर बेचना पड़े, हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। और होता भी यही, अपने जितने जेवर होते हैं वो बेच के किसी तरीके से 30 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं। बात हो जाती है इस समय 28 जुलाई की। 28 जुलाई के बाद छानबीन फिर चलती है, फ़ोन कॉल का इंतज़ार किया जाता है और फिर 1 और 2 जुलाई की बात आती है। सॉरी, 28-29 जून की बात थी जब होता है। इसके बाद 1 और 2 जुलाई वाला जो प्रखंड होता है विकास दुबे वाला, पुलिस और जितने भी आला अधिकारी थे सब वहीं बिजी हो जाते हैं और किसी तरीके से इस मामले को, मतलब इस मामले पर काफ़ी डील चली जाती है। इस मामले में जो एसएचओ थे वो इस मामले को पूरी तरीके से भूल जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा कांड विकास दुबे द्वारा हुआ था, 9 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो पूरी पुलिस फोर्स जो है उसको ढूंढने, और मामला भी उसी कानपुर का था, तो जो सारा महकमा था विकास दुबे के पीछे लग जाता है। इस बीच पुलिस के जो बड़े अधिकारी होते हैं, आईजी, डीआईजी तक अपना डेरा कानपुर में आके डालते हैं। रुचि चाहती है कि, जो कि संजीत यादव की बहन है, चाहती है कि किसी तरीके से आला अधिकारी से मिला जाए ताकि जो मामला है उनके कानों में डाला जाए। लेकिन होता यह है कि आला अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता उसको, क्योंकि मामला विकास दुबे का इतना गंभीर था। पुलिस की आन बान शान पर बात आई हुई थी। 9 पुलिस अधिकारी, जिसमें कि अधिकारी लेवल के भी पुलिस से उनको मारा था विकास दुबे ने, तो कोई छोटी मोटी बात थी नहीं। इसके बाद जब मामला सारा निपटता है, 13 जुलाई की बात है। 13 जुलाई को फिर एक फ़ोन कॉल आता है पैसों के लिए। किसी तरह फिर हिम्मत जुटाते हैं, फिर विश्वास एक बार इनका जगता है पुलिस की तरफ। फिर पुलिस के पास जाते हैं और पैसे इनके पास होते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो बैग इनका था, पैसों से भरा बैग था, उसको लेकर वो एसएचओ के पास जाते हैं। लेकिन इस बीच जो उनकी बहन थी, संजीत यादव की जो बहन थी, वो किसी तरीके से जो साउथ कानपुर की एएसपी थी अपर्णा गुप्ता, उनसे जाके मिलती हैं, उनको सारी बात बताती हैं, कहती हैं कि हम ये पैसा देने के लिए तैयार हैं।
एक छोटा सा सुझाव भी यहाँ पर अपर्णा गुप्ता जो कि एएसपी हैं उनको रुचि यादव द्वारा दिया जाता है कि मैडम क्यों ना हम ऐसा करें कि किसी तरीके से जीपीएस या किसी तरीके का टेलीफोन हम उस बैग के बीच में डाल दें ताकि जो अपहरण करता है उसकी लोकेशन तक हम जा सकें और हमारा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है इसकी भी जानकारी हमें हो सके। इस पर जो अपर्णा गुप्ता हैं जो कि एएसपी हैं थोड़ा सा झड़प जाती हैं, थोड़ा सा नाराज़ हो जाती हैं, कहती हैं कि आप अब हमें सिखाएंगे कि हमें किस तरीके से काम करना है, क्योंकि उनकी जो हीन भावना थी एक तरीके से उनके शब्दों में साफ झलक रही थी कि किस प्रकार उन्हें लगा कि एक गांव की लड़की उन्हें क्यों कर इस तरीके से सुझाव दे सकती है। होता ऐसी है, सीए जो वहाँ के एसएचओ होते हैं, एसएचओ पैसा लेकर उनसे कहते हैं कि जैसा उन्होंने कहा है कि आप पुल पे वहाँ पे पहुँचना है, जिस पुल का उन्होंने एड्रेस दिया था आप वहाँ पुल पे पहुँचिए, जैसा उन्होंने बताया है कि बैग आपने नीचे फेंकना है, आप वही काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़े से पुलिसिया के रवैया जो यहाँ पे है उस पर थोड़ा सा सवाल उठाया जा सकता है कि यदि आप इतने बड़े किसी मिशन पे जा रहे हैं, किसी ऑपरेशन को आप अंजाम दे रहे हैं, क्या आपका इतना ज़रा सा भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उस लोकेशन की जाके रैकी करें? थोड़ा सा आप उस चीज़ को नाट्य रूपांतरण में आप करके देखें कि किस तरीके से क्या होगा, किस तरीके से क्या होगा, क्योंकि एक गरीब इंसान के लिए 30 लाख रुपए बहुत होते हैं और उन पैसों की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है यदि वो अपने जेवर, अपना घर बेच के अपने लाल को लाने के लिए किए हों। अब ये जिस पुल पर पहुंचते हैं वहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे अपहरणकर्ताओं ने खुद बताया कि हम भी उस पुल पर पहुंच चुके थे, लेकिन हमने जब वहाँ पे शोर सुना, वहाँ पे पुलिस की आवाज़ की हमें भनक लगी, हमें ये लगा कि वहाँ पर पुलिस है, तो हम बैग फेंकने से पहले ही वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे, वहाँ से पहले ही भाग गए थे, क्योंकि हमें लगा था कि यदि हम रुकेंगे या किसी तरीके से बैग का हम इंतज़ार करेंगे, हो ना हो हमारा भी एनकाउंटर हो जाएगा, जैसे विकास दुबे का हो चुका था। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस वालों को एक तरीके से खुली छूट दी है कि जो बदमाश है उनका आप एनकाउंटर करिए, यदि किसी तरीके से गुनाह में लिप्त पाए जा रहे हैं, रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, आप एनकाउंटर कीजिए। तो हमें इस चीज़ का डर था, इसलिए हम समय से पहले भाग गए थे। लेकिन जब यहाँ पर एसएचओ पहुँचते हैं, जब उनके परिजन पहुँचते हैं, उसी तरीके से जैसा कहा था उन्होंने, बैग वो नीचे पुल के नीचे फेंकते हैं। इतने में वो पुल के नीचे पहुँचते हैं, दौड़ के देखते हैं वहाँ पर कुछ नहीं था, कोई लोग नहीं थे वहाँ पर, न वहाँ पर कोई नोटिस था, यहाँ तक कि वहाँ पर पैसों का बैग भी नहीं था। अब जो संजीत यादव थे, उनके परिवार का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर था। वो पुलिस वालों की मूर्खता पर पुलिस वालों पर चिल्ला रहे थे। यहाँ तक कहा कि आप इस बड़े कांड में उन अपहरणकर्ताओं के साथ मिले हुए हो। इस तरीके से पुलिस फिर उनको आश्वासन देती है कि नहीं, हम इस चीज़ पे काम करेंगे, हम ढूंढेंगे। और लेकिन जब परिवार का गुस्सा इतना बढ़ चुका था तो वो किसी को कुछ सुनने के लिए राज़ी नहीं थे। कानपुर एसएसपी के ऑफिस के बाहर जाकर बैठते हैं। मीडिया की नज़र उन पर पड़ती है, मामला मीडिया में पूरी तरीके से आता है। अब पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि जो मामला पूरा था वो मीडिया में आ चुका था। किस तरीके से अपनी शान को बचाया जाए, किस तरीके से जो उन्होंने मूर्खता की थी उसको किस तरीके से छुपाया जाए। तो एक चीज़ वो पहले कर चुके थे, वो रुचि यादव जो संचित यादव की बहन थी, उसका पहले वीडियो बनवा चुके थे कि हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, ताकि जो अपहरण करता है एक तरीके से सशक्त हो जाए, एकदम से उसकी हत्या ना करें। और ये उन्होंने उनको जो रुचि यादव है जो कि संचित यादव की बहन है, ये पुलिस द्वारा एक तरीके से प्रेशर करके बनवाया गया था। देखिए, आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी भाई को जान माल का खतरा हो सकता है। तो अपने भाई के जान माल के खतरे को देखते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि
बैग में हम पैसे नहीं दे रहे हैं कभी। लेकिन जो हकीकत कह रहे हैं कि पैसा दिया गया था, पुलिस उसको छिपाने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ का खुलासा जब एएसपी अपर्णा गुप्ता मीडिया से रूबरू होती हैं, वो भी इस चीज़ को नकारती हैं कि नहीं, कोई पैसा नहीं दिया गया, बैग ज़रूर फेंका गया था लेकिन उसमें पैसा नहीं था। ये देखिए, आप वीडियो देखिए। दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस यही कहती रही, मैडम भी यही कहती रही, आप दिलासा रखिए कि आपको भरोसा नहीं है। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो। हमने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। वो सर की टीम लगी है, टीम लगी रही तो क्यों नहीं पकड़ पाए उसको। पीड़ित परिवार का कहना है कि कल पुलिस के साथ बैग में 30 लाख रुपए पीड़ित परिवार लेकर गया था और मगर पुलिस के सामने ही उसको पैसा दे दिया गया और पुलिस अपहरण देखिए, गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को मीडिया फिर अब रुचि यादव के पास पहुंचती है, कहती है आपने हमसे झूठ बोला। लेकिन यहाँ पे जब वो मीडिया से रूबरू होती हैं अपर्णा गुप्ता, एक छोटी सी गलती वहाँ पर कर जाती हैं। गलती ये कर जाती हैं कि वो जब मीडिया से रूबरू होती हैं उस समय कैमरे ऑन होते हैं और थोड़ी देर बाद उनको लगता है कि शायद कैमरे सारे ऑफ हो गए हैं, तो वो खुद बोलती हैं इस चीज़ को कि जब बैग फेंकना ही था या कुछ इस तरीके से करना ही था तो पहले सारी चीज़ें जो है सिस्टमेटिकली कर लेनी चाहिए थी। तो वहाँ उनका जो झूठ है वहाँ पकड़ा जाता है। 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा वो लेके। बेटा भाई सब गया, बस यही बात मीडिया पकड़ लेती है। इसके बाद योगी सरकार एक्शन में आती है, फिर वही आपके ताबड़तोड़ तबादले, सस्पेंशन होते हैं। तफ्तीश जारी है। ज्ञानेंद्र, प्रीति, नीलू, रामजी, इसमें जो पकड़े गए हैं उन्होंने अपने हत्या वाले, जिसकी हत्या करी है संजय यादव की, उसको कबूल किया है। 24 जुलाई को पुलिस कॉन्फ्रेंस करके खुद इस चीज़ की पुष्टि करती है कि संजय यादव अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसकी डेड बॉडी ढूंढने के लिए। इस बीच जो संजय यादव की बहन है उन्होंने भी पुलिस वालों से, पुलिस महकमे से ये गुजारिश की है कम से कम उसकी डेड बॉडी ही ला दीजिए ताकि एक बार उसकी कलाई में मैं राखी बांध सकूं। तो इस तरीके से इतना बड़ा जो अपहरण का मामला है वो पुलिस किस तरीके से उसको हैंडल करती है ये आप मीडिया में भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपराध करने वाले हैं वो कोई घाक अपराधी नहीं है, नए नए अपराधी हैं। यदि नए नए अपराधी इस तरीके से एक ट्रेंड पुलिस वालों को छका सकती है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है किस तरह से त्रस्त है, किस तरह से, क्योंकि एनकाउंटर करना कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। आप पूरी जांच पड़ताल करिए, आप मामले की तह तक पहुंचिए, क्योंकि एनकाउंटर करना बहुत आसान है। इसमें अधिकारी जो है एनकाउंटर करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है, एक तरीके से लापरवाह हो जाता है, जो हमने विकास दुबे जैसे मामले में देखा या इस अब संजीत यादव जैसे मामले में देखे हैं। देखिए आगे इस पे क्या होता है, आगे डेड बॉडी मिलती है नहीं मिलती है। हालांकि तफ्तीश इसमें बहुत ज़ोर शोरों से जारी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद इसमें इंटरफेयर कर चुके हैं। अब देखिए आगे इसमें रिज़ल्ट क्या होता है। तो ये थी कानपुर के बर्रा की उस संचित यादव की जिसका किडनैप होता है, पैसे भी जाते हैं और बचाया भी नहीं जा पाता। पुलिस द्वारा कहें तो गलत नहीं होगा। पुलिस थोड़ा सा अगर
समय पे हरकत में आती, थोड़ा सा इस केस को सीरियसली लेती, तो शायद आज नतीजा कुछ और होता। आपको यदि ये जानकारी दुरुस्त लगे तो आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।